नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम संयोजन तक अध्ययन कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। जरा श्रेणी क्रम संयोजन में क्या नियत रहता है उस पर विचार कर लेते हैं। कल वाला जो टॉपिक था श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें विद्युत धारा I नियत थी, लेकिन यहाँ पर विद्युत विभव V नियत रहेगा। ये आपको याद रखना होगा अच्छे से कि श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा नियत रहती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत रहता है। अगर ये दो बातें आपको याद हैं तो आप इन दोनों टॉपिक्स को आसानी से याद रख सकते हो और ये आपको हर हाल में याद रखनी ही पड़ेगी। तो समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत है, तो इसके आधार पर ही डेफिनेशन इसकी तैयार हो जाती है कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभव का मान एक समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो देखो, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान एक समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये तीन प्रतिरोध है जिनकी वैल्यू, प्रतिरोध की वैल्यू R1, R2 और R3 है और इनमें प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2 और I3 है। सभी प्रतिरोधों पर विभव V एक समान है। यहाँ V वोल्ट की बैटरी लगी है और ये K कुंजी है। देखिएगा, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर V का मान एक समान है। तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा I1, I2 और I3 है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा होगी, प्रवाहित कुल विद्युत धारा होगी। देखिएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब कि जो चीज़ डिफरेंस है, जो चीज़ अलग अलग है, उसी को जोड़ना होता है। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, इसलिए उसमें विभव को जोड़ देते हैं, और इस समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग होती है, तो इसमें विद्युत धारा को जोड़ देते हैं। तो तीनों को हमने जोड़ दिया। अब अपने को करना क्या है कि I बराबर V/R ओम के नियम से उठा लेना है। I1 ऐसे I1 की वैल्यू उठानी है, I2 की उठानी है और I3 की उठानी है, सब वैल्यू जिसमें रख देंगे। तो देखिए, ओम के नियम से I बराबर V/R, समीकरण नंबर 2। आगे चलो, प्रथम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर V/R1। आप कहोगे V1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि विभव V जो है वो इस समांतर क्रम संयोजन के टॉपिक में नियत है, इसलिए V का V रहेगा, V1 नहीं होगा। तो I1 बराबर V/R1। इसी प्रकार से द्वितीय प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V/R2 और इसी प्रकार तृतीय प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V/R3। इसको मैं समीकरण 3 नाम दे दिया, तीनों को एक साथ। अब 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रख देने पर, और ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, समीकरण नंबर 4। यदि स्मॉल n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 और 1/RN। एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक था, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, आप इसे अच्छे से याद करें और एग्जाम में 2 नंबर का सवाल ही आता है। अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल, सेल। इस सेल क्या है उस पर बात करते हैं। सेल की परिभाषा भी आपने 10th क्लास में देख ली थी, फिर रिपीट हो रही है यहाँ पे कि सेल वास्तव में होता ये है कि हमने सेल देखे हैं, बैटरी के सेल देखे हैं, घड़ी का सेल भी हमने देखा है। उसके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरा होता है, उस रासायनिक पदार्थ से फिर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे बल्ब जलता है या घड़ी चलती वगैरह जो भी काम है। तो इसका मतलब सेल एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है, सेल कहलाता है। तो देखिएगा, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, सेल कहलाता है। समझ में आ गया होगा।
किसी वास्तविक सेल का आंतरिक प्रतिरोध एक परिमित मान का होता है। आंतरिक प्रतिरोध भी होता है किसी सेल का। अब आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है, इसकी डेफिनेशन इसी टॉपिक में आगे आएगी, वहाँ आपको बताएंगे कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। एक परिमित मान का होता है, मतलब फिक्स वैल्यू का होता है। कोई भी सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध परिमित, परिमित का मतलब होता है लिमिटेड, मतलब कि अनंत नहीं होता। 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, फिर ऐसी वैल्यू, परिमित मान की वैल्यू होती है। तो आंतरिक प्रतिरोध एक परिमित मान का होता है। आगे चलिए, अगली बात है कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। हालांकि जो आदर्श शब्द लग गया वो चीज़ होती नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि आदर्श गैस भी एक कल्पना मात्र है। ऐसे आंतरिक प्रतिरोध शून्य वाला सेल बनाना भी एक कल्पना मात्र है। लेकिन फिर बताया कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, मतलब कि हमारा टारगेट ऐसा सेल बनाना है जिसका आंतरिक प्रतिरोध कम से कम हो। हमें ये संदेश, ये बात देता है। अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सेल आदर्श सेल से उतनी ही दूर है, या यूँ कहूँ उसमें टेक्निकल फॉल्ट है। तो आदर्श सेल जो है वो, उसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। अगला देखिएगा, वेरी मोस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्या चीज़ होती है। और एक है अगला टॉपिक सेल की टर्मिनल वोल्टता। ये दोनों ही बातें एग्जाम में पूछी हुई है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है और टर्मिनल वोल्टता क्या होती है। वेरी मोस्ट है, आता है एग्जाम में। देखिएगा, जब सेल खुले परिपथ में हो, विद्युत वाहक बल के लिए तो क्या काम आया, जब सेल खुले परिपथ में हो। और टर्मिनल वोल्टता के लिए आया जब सेल बंद परिपथ में हो। बस आगे आगे की लाइन सेम है दोनों में। तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। मतलब आगे की बातें तो सेम है, सिर्फ एक खुला परिपथ और बंद परिपथ, दो ही चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही हैं। क्लियर। इसका मतलब और समझ लें आप। खुले परिपथ का मतलब होता है कि जब सेल किसी और उपकरण को चलाने के काम नहीं आ रहा हो। मतलब सेल लिया, जैसे मान लीजिएगा ये सेल है, ये मान लो इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो एक वोल्ट मीटर लिया, पॉजिटिव से तार को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ा, नेगेटिव के तार को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से जोड़ा। अब जो वो पाठ्यांक दे रहा है वो तो कहलाएगा सेल का विद्युत वाहक बल, और इस व्यवस्था को कहेंगे खुला परिपथ। आई बात समझ में। दोबारा देखो, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मान लो ऐसा करने से इसका वोल्टेज मुझे 1.5 वोल्ट प्राप्त हो गया, सपोज दैट, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस सेल से मान लो रेडियो चलाया, इस सेल से रेडियो चलाया या टॉर्च चलाई या घड़ी चलाई, इसी सेल से। क्लियर। अब इस सेल को मान लीजिए मैंने रेडियो से जोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को, ये रेडियो लगा दिया यहाँ पर। अब रेडियो भी काम कर रहा है। उस दौरान इस दोनों सिरों के बीच में हम वोल्ट मीटर और लगा लें और फिर उसका वोल्टेज मापें, तो वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टता। क्योंकि इस समय इसका जो शक्ति है उसका कुछ ऊर्जा को वो रेडियो खर्च कर रहा है, और बची हुई ऊर्जा की वजह से वहाँ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये कहलाएगी टर्मिनल वोल्ट। तो मतलब जब सेल काम आ रहा हो, उपयोग में आ रहा हो, उस समय उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो तो कहलाएगी उसकी टर्मिनल वोल्टता, और जब वो काम नहीं आ रहा हो तो कहलाएगा विद्युत वाहक बल। तो जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, और जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। अगला टॉपिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है। बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये पूछा जाता रहा है। देखिएगा, पहले इस चित्र को समझते हैं हम, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे पास एक सेल है, सीसा संचयक सेल में इसको कह सकता हूँ फिलहाल। और इस सेल में यहाँ ये विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें दो प्लेटें हैं, ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट है। अब यहाँ इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई प्रतिरोध R लगाया हुआ है।
प्रतिरोध आर का मतलब आप यहाँ बैटरी टॉर्च लगा दो, आप यहाँ पर इस आर की जगह पर रेडियो लगा दो और कुछ उपकरण लगा दो जो इस बैटरी से चल रहा हो। क्लियर? वो आर है। अब क्या करेंगे कि प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर विद्युत धारा बहती है, ये तो आप जानते होंगे। तो यहाँ प्लस से माइनस की ओर तो विद्युत धारा बहती है और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट बहते हैं। इलेक्ट्रॉन बहेंगे माइनस से प्लस की ओर। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन चलेगा और यूं गया, यूं जाता जाता इसको पार करके इधर आया और फिर यहाँ आ गया इस प्लेट पर। या यूं कह दूँ मैं, माइनस प्लेट से चलकर इलेक्ट्रॉन प्लस प्लेट पर आते हैं। अब आप सोचोगे कि लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे, यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे, तो फिर इसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इसके सब इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे। तो ये तो गड़बड़ झाला है, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहाँ पहुँचेगा, पहुँचने के बाद फिर इस विद्युत अपघट्य से होकर गुजरेगा, वो विद्युत अपघट्य से गुजरेगा और फिर यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँचने के बाद फिर यहाँ गति करके यहाँ पहुँचेगा, फिर इस विद्युत अपघट्य को पार करके वापस यहाँ आएगा और फिर ऐसे गति करेगा। समझना मेरी बात को। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और यहाँ गति कर रहा है तो उसको कार्य करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है तो उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है। अब वो ऊर्जा, जो ऊर्जा उसकी खर्च होगी, उस ऊर्जा को उसको वापस प्राप्त करना ताकि आगे की गति कर सके। वो ऊर्जा को इस विद्युत अपघट्य में गति करने के दौरान ये प्राप्त करता है, फिर यहाँ पहुँच जाता है, फिर गति करता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो विद्युत अपघट्य में जो एनर्जी स्टोर है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल नहीं पाती, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वहाँ पर रुक जाता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जब इस विद्युत अपघट्य से तो गुजरने के दौरान, जब गुजरेगा तो गुजरने के दौरान उसके मार्ग में ये विद्युत अपघट्य जो है रुकावट पैदा करेगा। इसी रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिएगा, जब किसी सेल से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो आवेशों के प्रवाह के मार्ग में विद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों द्वारा बाधा उत्पन्न की जाती है। इसी बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखो आगे, इसको फटाफट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वो सेल है ई और ये आर उसका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल आर उसका बाह्य प्रतिरोध है, आई इसमें धारा बह रही है। तो देखिएगा, अब इसमें ये ई वोल्टेज की जो बैटरी है, इसमें आई धारा जब इसमें बहेगी, आर में बहेगी, तो आई आर तो हो गया इसके सिरों पर विभवांतर। किसके सिरों पर? इस आर के सिरों पर। तो माना एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। माना इस परिपथ में आई विद्युत धारा बह रही है, तब आर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वी बराबर आई आर रहेगा, क्योंकि आर प्रतिरोध है, आई धारा बह रही है, तो वी बराबर क्या रहेगा? आई आर। आगे देखिए चित्र से, ई बराबर वी प्लस आई आर। ये क्या चीज़ है भाई? ई वोल्टेज की जो बैटरी है ना, वो ई, इसका जो वोल्टेज है वो इसमें और इसमें बट रहा है। तो इसके सिरों पर तो वी हमने लिख ही दिया था, तो वी आ गया। और जब आई धारा इस छोटे आर में बहेगी तो आई आर इसके सिरों पर पैदा हो जाएगा। अर्थात अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो मान लो 8 वोल्ट तो ये ले लिया, 2 वोल्ट ये ले लिया, ऐसे 10 वोल्ट यहाँ बन रहा है। तो ये वी तो 8 वोल्ट का काम कर रहा है और ये 2 वोल्ट का काम कर रहा है। तो ई बराबर वी प्लस आई आर हो गया। अब क्या करेंगे हम? आई आर बराबर हो गया ई माइनस का वी इससे, तो आर बराबर हो गया ई माइनस वी अपॉन आई। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से आई बराबर वी अपॉन आर प्राप्त करेंगे। तो आई बराबर वी अपॉन आर, और ये वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो आर बराबर हो गया ई माइनस वी अपॉन वी गुणा में आर। ये आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला है और ये आपको याद करना है, अच्छे से रटना है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को बीच बीच में रोककर आप इसे लिखते रहें, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।